अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर के एज पर आकर खड़ी है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, इजराइल ने इसका ऐलान अमेरिका से किया है और उसके साथ अरब कंट्रीज लड़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो इजराइल फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है उसका साथ अरब देश क्यों देंगे? दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक बार से अंकल सैम है माने अमेरिका है। यार बड़ी पुरानी कहावत है कि जहाँ फसाद वहाँ अंकल सैम। आपको याद होगा पहली वर्ल्ड वॉर अलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच 1914 से 1918 तक लड़ी गई थी, जिसमें अलाइज कंट्रीज में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली और जापान थे और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, द ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया थे। इस जंग में 20 मिलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच 1939 से 1945 के बीच लड़ी गई थी। यहाँ भी अलाइज में वही वर्ल्ड वॉर 1 वाले देश थे, लेकिन इस बार चाइना और सोवियत रूस भी अमेरिका के साथ लड़ रहा था और एक्सिस पावर्स में इटली, जर्मनी और जापान थे और इस जंग में करीब 53 मिलियन लोगों ने जान गंवाई थी, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से डबल से भी ज्यादा। अब वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक बार फिर से इसी तरह के गुट बने हुए हैं। इस बार अब्राहम अलायंस वर्सेस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बीच लड़ाई होने वाली है और इसका नतीजा नरसंहार वाला हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से मौत का नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया था। ऐसे में अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो कितने लोगों की जान जाएगी, इस बात का अंदाजा लगाने भर से रूह कांप जाती है। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि अब्राहम और एक्सिस क्या है और क्यों इनके बीच ऐसे जंग होने वाली है जिस जद में आकर पूरी दुनिया जल सकती है। आखिर ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है और अमेरिका और ईरान दोनों उससे इतना डरे हुए हैं? चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल ये वो दोनों देश हैं जिनके रिश्ते अमेरिका और रशिया के जैसे हैं। दोनों के बीच काफी लंबे वक्त तक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, लेकिन अब तनाव बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान अब किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अब्राहम अलायंस की। अब्राहम अलायंस जिसका जिक्र अभी कुछ दिन पहले ही खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में किया था। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस कोशिश में है कि अगर ईरान उनके देश इजराइल पर अटैक करता है तो उसे कैसे डिप्लोमेटिक तौर पर अलग थलग किया जा सके। अमेरिकी कांग्रेस में बयान देते हुए नेतन्याहू ने यह सिग्नल दिया है कि वो एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जो मिडिल ईस्ट का नेटो होगा। लेकिन नेटो ही क्यों? दरअसल नेटो का एक रूल है कि अगर कोई भी देश नेटो में शामिल किसी भी देश पर अटैक करता है तो वो नेटो की सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और इसके बाद सारी नेटो कंट्रीज मिलकर उस देश पर अटैक कर देंगे। ऐसे में इजराइल भी एक ऐसा ही अलायंस चाहता है, क्योंकि दूसरी तरफ यानी ईरान के पास एक अलायंस है यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी बात बाद में करेंगे। अब वापस अब्राहम अलायंस पर आते हैं। देखिए, नेतन्याहू ने कहा था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने बढ़ते सोवियत खतरे से निपटने के लिए यूरोप में एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया, इसी तरह अमेरिका और इजराइल ईरान के बढ़ते खतरे में मुकाबला करने के लिए मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी के लिहाज से एक मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं। अब क्या है अब्राहम अलायंस? देखिए, इजराइल की कोशिश है कि ईरान और उसके अलायंस से खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर नेटो जैसा समझौता किया जाए। इजराइल ने इसकी शुरुआत अप्रैल में हुए ईरान के हमले के बाद कर दी थी। दरअसल इजराइल अब्राहम पैक्ट को और एक्सपैंड करना चाहता है और अब्राहम अलायंस साल 2020 में हुई इस अब्राहम पैक्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इस अब्राहम पैक्ट का मकसद अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को बेहतर बनाना था, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल थे। यानी अगर अब्राहम अलायंस बनता है तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। अब वैसे तो अरब देशों और इजराइल के बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन अमेरिका के मध्यस्थता में हुए इस समझौते को लेकर उम्मीदें जताई जा रही थी कि कई और अरब देश भी इससे जुड़ेंगे। वहीं ईरान से खतरे को भांपते हुए इजराइल चाहता है कि अब इस पैक्ट को जल्द से जल्द एक्सपैंड किया जाए और नेटो जैसा एक अलायंस बनाया जाए जो जंग की हालात में ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे। अप्रैल से कोशिश में जुटा इजराइल। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान और उसके बाकी प्रॉक्सी अलायंस में बहुत गुस्सा है। वो किसी भी हाल में हानिया की मौत का बदला इजराइल से लेना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है साहब कि इस बार इजराइल पर हमला अप्रैल में हुए हमले से अलग होगा और ये इतना बड़ा होगा कि इजराइल इसे याद रखेगा। अब ईरान की इस धमकी को इजराइल जरा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि वो अब्राहम अलायंस के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पर लगातार प्रेशर डाल रहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बातचीत में ईरान और उसके प्रॉक्सी अलायंस से बचाव के लिए एक नए अलायंस की जरूरत पर काफी जोर दिया है।
इजराइल और अमेरिका दावा करते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी के लिए उनकी मजबूत मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। लिहाजा अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो वो इजराइल की मदद करेंगे। अब्राहम अलायंस के पीछे इजराइल का गेम प्लान आखिर है क्या? असल में करीब 10 महीने से गाजा पट्टी पर इजराइल अटैक कर रहा है। इस अटैक को इजराइल हमास के खिलाफ बता रहा है, लेकिन इसमें बहुत से मासूमों की जानें भी जा रही है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया में इस इजरायली हमले की आलोचना की जा रही है। मुमकिन है नेतन्याहू ईरान और उसके अलायंस से होने वाले खतरे पर पूरी दुनिया का फोकस लाकर उस अटैक से सबका फोकस हटाना चाहते हो और सीज फायर के प्रेशर से बचने की भी कोशिश कर रहे हो। यही नहीं, नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि अब्राहम अलायंस मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है और इसके जरिए वो ईरान के दबदबे को कमजोर करने की भी एक कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए अब अब्राहम अलायंस के बाद बात करते हैं ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की और क्यों ईरान इससे इतना घबरा रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान का आरोप है कि सीरिया में उसकी एम्बेसी के पास हुए हालिया हमले में इजराइल का हाथ था और इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए और जंग सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं होने वाली है साहब, ये लड़ी जाएगी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ और इसकी शुरुआत असल में तब ही हो गई थी जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था। दरअसल इजराइल पिछले साल के अक्टूबर से ही फिलिस्तीन के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास से जंग लड़ रहा है। अब हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर करीब 40 मिसाइलें दागी थी। इस सब के बीच इजराइल के निशाने पर शुरुआत से ईरान भी रहा है। माने एक साथ ये 3 देश हैं जो इजराइल के खिलाफ है। दरअसल हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, ये सब ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम के अलायंस का हिस्सा हैं और यहाँ सिर्फ ये 3 ही नहीं है, इसमें और भी ग्रुप शामिल है। कैसे तैयार हुआ ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक इनफॉर्मल अलायंस है जो ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। ये अलायंस मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते दबदबे को चुनौती देता है। इसमें हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूती जैसा ग्रुप भी शामिल है। ये वही हूती ग्रुप है जो रेड सी क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। इसी हूती ग्रुप ने गाजा में अटैक रोकने के लिए इजराइल पर मिसाइल भी लॉन्च की थी। इससे एक चीज समझ में आती है कि भले ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के गुट अलग अलग देश के हैं, लेकिन एक चीज है जो इन्हें एक साथ लाती है, वो है अमेरिका और इजराइल। ये दोनों ही देश इनके सबसे बड़े दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अलायंस तैयार करने में रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC इसका भी बड़ा रोल रहा है साहब। IRGC ईरान की आर्म फोर्स है, लेकिन ये नॉर्मल आर्मी से बिल्कुल अलग है। फर्क ये है कि इसे इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों के खिलाफ सरकार की सिक्योरिटी का काम सौंपा गया है। IRGC के अंदर भी कुछ ब्रांचेस हैं जिसके अलग अलग काम है और इनमें से एक है IRGC-QF यानी कुद्स फोर्स, जो दूसरे देशों में ईरान के सपोर्ट में लड़ने वाले ग्रुप्स का सपोर्ट करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुद्स फोर्स के जरिए ईरान दुनिया के अलग अलग देशों के ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देता है। इन्हीं हथियारों से वो आगे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमला करते हैं। इनका नेटवर्क यमन, सीरिया, लेबनान, गाजा और इराक तक फैला हुआ है। लेबनान के हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूदा एक शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह का मतलब होता है खुद की पार्टी। इसे 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजरायली सेना से लड़ने के लिए बनाया था, जिन्होंने उस वक्त लेबनान पर अटैक किया था। फिर वक्त के साथ हिजबुल्लाह ने खुद को न सिर्फ एक्टिव रखा, बल्कि देखते ही देखते उसने खुद को लेबनान की सरकार से भी ज्यादा ताकतवर बना लिया। 7 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग रोजाना गोलाबारी कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने टॉप कमांडरों समेत 240 मिलिटेंट को मार गिराया। अमेरिका और कुछ अरब देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन भी घोषित किया हुआ है। यमन के हूती यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। 2014 में इस ग्रुप ने तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंक कर यमन के बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। 31 अक्टूबर को इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागकर हूती भी जंग में शामिल हो गया। इसके बाद उन्होंने रेड सी में इजराइल के या इजरायली पोर्ट की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसका बड़ा असर इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ा है। इसके बाद अमेरिका भी बीच में कूदा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि IRGC हूतियों को मिसाइल पहुंचा रही है। हालांकि ईरान ने इस इल्जाम को खारिज किया है और इधर हूती ने भी हिजबुल्लाह या ईरानी सरकार के सपोर्ट से इनकार किया है। फिलिस्तीन का हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है। इसके मिलिटेंट्स ने 2007 में गाजा पर कंट्रोल लिया। बाकी के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप की तरह हमास ने भी इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई है। इसके मिलिट्री विंग को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हमास का सबसे बड़ा समर्थक उसका पड़ोसी ईरान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इसे फाइनेंशियल मदद के साथ हथियार और ट्रेनिंग भी देता है।
इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस अलायंस में कई ग्रुप्स शामिल हैं साहब, जिन्हें ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है। इनके मिलिटेंट इराक और सीरिया में एक्टिव हैं। इसी साल जनवरी में जॉर्डन सीरिया के बॉर्डर के पास अमेरिकी मिलिट्री पर हुए हमले की जिम्मेदारी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और करीब 30 घायल हो गए। गाजा की जंग शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया में हुआ ये पहला ऐसा हमला था जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। इस्लामिक रेजिस्टेंस को भी अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑफिशियल या फॉर्मल तौर पर एक साथ नहीं है, लेकिन ऑपरेट एक साथ आसानी से कर सकते हैं। ऊपर से इनकी लोकेशन ऐसी है कि ये अगर एक साथ अटैक करें तो इसराइल का खुद को बचा पाना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस पर चारों तरफ से अटैक होगा। ऐसे में उसे अब्राहम अलायंस की न सिर्फ जरूरत है बल्कि जल्दी भी है। ऊपर से अब इसराइल तुर्की से भी रिश्ते ऐसे कर रहा है कि अगर जंग हुई तो तुर्की भी इसराइल पर अटैक करने से पहले ना सोचे। अभी हाल ही में इसराइल ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का हश्र सद्दाम हुसैन जैसा करने की बात कही थी, जिसका तुर्की ने भी जवाब दिया। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया ने ब्रिटेन के लिए लड़ाई की थी, और अगर ये जंग होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया इसराइल का साथ देता या नहीं। पीएम मोदी ने हमेशा इसराइल का सपोर्ट किया है वैसे, पर इंडिया का स्टैंड नेहरू, इंदिरा से लेकर अटल बिहारी और मोदी तक फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। ऐसे में यही लगता है कि इंडिया इस जंग से दूर ही रहने वाला है। अब वैसे तो जंग होनी ही नहीं चाहिए और जल्द से जल्द बातचीत से इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 का तो पता नहीं, पर वर्ल्ड वॉर 4 लकड़ियों और पत्थरों के साथ लड़ी जाएगी। आपको क्या लगता है कि जंग कभी किस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।